फाइन स्टूडेंट, तो प्रीलिम डोजर देखेंगे हम लोग और इसमें हम लोग CSC प्रीलिम्स 2022 का सेट ए का 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बाकी जो क्वेश्चन होगा वो सब प्रेजेंट बेस्ड MCQ होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अनोखा तरीके से, बहुत ही डिफरेंट तरीके से UPSC ने पूछा है। नॉर्मली UPSC इस तरह का चीज़ तो नहीं पूछता है जो यहाँ पे पूछा गया है। तो विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट्स। अब देखो, इसमें पूरा बताया गया है कि आखिर भारत में कौन कौन से लोग एडवोकेट्स कहलाएंगे। तो इसके लिए ना पार्लियामेंट से लॉ पास किया गया 60 के टाइम में, 60 के टाइम में एक एडवोकेट्स लॉ है समथिंग, ठीक है। और उसी के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी बना। क्या बना? बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया सबसे हेड बॉडी है, सबसे हेड है, और वही बताता है, रिकॉग्नाइज करवाता है कि कहाँ कहाँ से पढ़ोगे तो तुमको प्रैक्टिस करने का मौका मिल सकता है कोर्ट सब में। बात समझे? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट का भी अपना काउंसिल समझे, जिसे हम देखते हैं ना, स्टेट का भी लॉयर्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आया है, वो बताना बहुत ज़रूरी है। पेटेंट अटॉर्नी। ये पेटेंट अटॉर्नी का मतलब क्या है? कोई भी लॉयर, कोई भी एडवोकेट जो पेटेंट्स के लिए लड़ता है, ये भी क्या, वन टाइप ऑफ लॉयर ही है, वन टाइप ऑफ एडवोकेट्स ही है। अच्छा, एडवोकेट्स का मतलब जो लाइसेंस ले लिया है और जो प्रैक्टिस कर रहा है, डेट्स एडवोकेट्स। समझ गए? तो पेटेंट अटॉर्नी का मतलब है कि एडवोकेट जो पेटेंट के लिए, कॉपीराइट्स के लिए जो लड़ता है, जो अपना है ना केस को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे लॉयर को, ऐसे एडवोकेट्स को, आई मस्ट से एडवोकेट्स को पेटेंट अटॉर्नी कहा जाता है। अब यहाँ पे समझो, क्वेश्चन समझो। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर, लीगल फर्म्स, ये भी एडवोकेट्स है, बट एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट लॉयर्स और पेटेंट अटॉर्नी ये भी एडवोकेट्स ही होंगे। दोनों ही, सभी लोग एडवोकेट्स ही हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। समझ गए? दूसरा क्या है? बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सकता है कि क्या क्या होना चाहिए। समझे? क्योंकि रिकॉग्निशन यहीं से मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉलेज में पढ़ोगे बच्चे लोग और लॉयर बन जाओगे, एडवोकेट बन जाओगे। एडवोकेट ऐसे नहीं बना आता है, उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो नियम है वो फॉलो करना पड़ता है। समझ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल 2 ओनली। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है, मैं डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा, बहुत डिफरेंट है। नॉर्मली UPSC नहीं पूछती है, मगर हाँ, यदि UPSC ये पूछी है तो बहुत सही पूछी है। इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल जो लक्ष्मीकांत में, वहाँ आपको नहीं मिलेगा ये सब चीज़। समझ गए ना? इसलिए मैं कहूँगा स्टूडेंट सबसे, जो देखोगे इसको ना, जो बैठे हो क्लास में, जो यूट्यूब पे देखोगे ना, इसको ज़रूर थोड़ा डिग कर लेना। इसलिए डिग कर लेना क्योंकि बार काउंसिल हमेशा न्यूज़ में रहता है, और इस बार भी न्यूज़ में रहा है। जैसे जस्टिस वर्मा का, जो जिस हिसाब से जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र किए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे भी जो बार काउंसिल है उसने भी अपोज किया है। तो बार काउंसिल का क्या तौर तरीका है, बार काउंसिल कैसे काम करता है, लॉयर और एडवोकेट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बेसिक्स है, ये पता होना चाहिए। समझ गए ना? तो इसको रिसर्च कर लोगे। नेक्स्ट वन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ अटॉर्नी जनरल का बात है। देखो, अटॉर्नी जनरल के बारे में पूरा संविधान में एक्सप्लिसिटली लिखा गया है, उसके लिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल भी दिया गया है, आर्टिकल 76 भी दिया गया है। नंबर 1, सॉलिसिटर जनरल का कहीं बात नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तो वो रूल्स के हिसाब से, कन्वीनियंट के हिसाब से और कुछ रूल्स के हिसाब से उसको बनाया गया है, यहाँ समझते हैं। अटॉर्नी जनरल एग्जीक्यूटिव होने के बाद भी वो परमानेंट मेंबर नहीं है, क्योंकि वो अपना प्राइवेट लीगल वाला काम भी कर सकता है। समझ गए? तो यहाँ पे देखते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर of the government who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India। ये गलत स्टेटमेंट हो गया, केवल अटॉर्नी जनरल को ही मौका मिलेगा। देखते हो UPSC कहाँ पे हिट कर रहा है, सब पढ़ा है अटॉर्नी जनरल और उसमें सॉलिसिटर जनरल को ऐड कर दिया। नो, सॉलिसिटर जनरल को अधिकार नहीं है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल भी बैठेंगे
तो उनको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह ही प्रिविलेज मिलेगा, बट उनको वोट का अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए स्टेटमेंट इसलिए गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ऐड किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइन्स। नो, ऐसा नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। इसलिए गलत है, बात समझो कि प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल को। अटॉर्नी जनरल जो कि भारत सरकार का सबसे बड़ा एडवोकेट है, लॉयर है, तो प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक अटॉर्नी जनरल रह सकता है। मैं नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जब सरकार गिर गया तो सरकार क्या करती है, दूसरे अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करती है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि सरकार गिरा तो इसको भी इस्तीफा देना पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं हम नॉर्मली प्रैक्टिस में क्या देखते हैं कि जब सरकार बदल जाए तो अटॉर्नी जनरल को भी चेंज किया जाता है, बट दैट डजंट मीन कि अटॉर्नी जनरल के ऊपर कोई प्रेशर है रेजिग्नेशन देने का। समझ गए? इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। अब देखते हैं स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नंबर 1, क्लोज सर्किट टेलीविजन, इसी को हम लोग सीसीटीवी कहते हैं। समझ गए? सीसीटीवी का फुल फॉर्म है ये, क्लोज सर्किट टेलीविजन। सेकेंड क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। एंड नंबर 3 क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइस और टेक्नोलॉजी। बात समझो, जो सीसीटीवी है तो सीसीटीवी क्या है कि एकदम क्लोज्ड ही चीज़ है। यदि कहीं पे भी सीसीटीवी कोई भी स्ट्रीट में लगा हो, कोई भी दुकान में लगा हो, तो उसका जो कवरेज होगा वो बहुत कम ही होगा, और वो भी कोई सैटेलाइट वाला नहीं होगा। उसके लिए मॉनिटर लगा होगा और मॉनिटर में आप बैठ के देख सकते हो कि वहाँ पे क्या व्यूज़ आ रहा है। तो बिल्कुल ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सीसीटीवी एग्जांपल है शॉर्ट रेंज डिवाइस का या टेक्नोलॉजी का, ये तो करेक्ट है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन भी, जैसे RDIF जो है, जैसे हम टोल टैक्स जो कटता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल RFIDF का है ना। तो जो इसे रेडियो कॉलरिंग के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। समझ गए ना? तो ये जो है ये भी क्या है, शॉर्ट रेंज के लिए ही है। तीसरा देखो, लोकल एरिया नेटवर्क है, तो ये भी शॉर्ट रेंज का ही है, बट इसको बड़ा किया जा सकता है। मगर फिर भी ये जो लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया जो है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो है, वो शॉर्ट रेंज डिवाइस के अंदर ही आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग 1, 2 एंड 3। हाँ, इसको बढ़ाया जा सकता है, मगर इसका जो कह सकते हो कैटेगरी क्या है, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का नेटवर्क बढ़ाया जा सकता है, मगर फिर भी ये कैटेगरी वाइज शॉर्ट रेंज डिवाइस में ही आएगा। समझ गए? हाँ, आगे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कहूँता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोफिल्म्स का। अच्छा, जो बायोफिल्म्स है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब है, समझिए, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इसका बड़ा ही फायदा भी होता है और इसका नुकसान भी होता है, दोनों ही है, फायदा भी है नुकसान भी है। यदि बायोफिल्म्स से संबंधित कोई इम्प्लांट्स हो, यानी कि बॉडी में जो लग रहा है अलग से, तो उसके वजह से दिक्कत भी हो सकता है बॉडी को। उससे दिक्कत क्या होगा कि वो फिर तुम कितना भी उसका मेडिकेशन लोगे, दवाई लोगे, वो ठीक ही नहीं होगा। यानी कि बायोफिल्म्स कुछ नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है, जिसका बहुत सारा यूजेस है मेडिकल फील्ड सब में भी, बट एट द सेम टाइम इसका अपना लिमिटेशन भी है। तो यहाँ पे देखते हैं, और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स से कि बायोफिल्म्स के बारे में जाके थोड़ा सा रिसर्च करो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो बार बार पूछा जा सकता है। नंबर 1 देखो, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज़। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बायोफिल्म जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फॉर्म हो सकता है आपका मेडिकल इम्प्लांट से, जो आप बाहर से जो लगाते हो बॉडी में, समझे ना, बॉडी में जो लगाते हो उसमें फॉर्म हो सकता है। बायोफिल्म्स कैन बी फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस। अच्छा, बायोफिल्म जो है ना खाना के ऊपर या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, उसमें भी फॉर्म हो सकता है। बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। देखो, बायोफिल्म्स यदि फॉर्म हो गया तो तुम कितना भी एंटीबायोटिक्स लेते रहो, फिर भी क्या ये इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, तो इसलिए बहुत खतरनाक है। यदि कोई भी मेडिकल इम्प्लांट्स लगा रहे हो बॉडी में, तो ये क्या है कि यदि बायोफिल्म्स फॉर्म हो गया बॉडी में, टिश्यूज़ के अंदर फॉर्म हो गया हमारा, तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद भी है, ख़राब भी है। इसका दोनों ही जगह यूज़ होता है, पॉजिटिवली भी यूज़ होगा, नेगेटिवली भी इसका इम्पैक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी फॉर डॉग, ऑल आर करेक्ट।
अब देखते हैं थोड़ा सा, और मैं कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स से कि बायोफिल्म्स के बारे में थोड़ा और रिसर्च कर लो, क्योंकि ये सब यूपीएससी का वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक सब है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं जाने देना है। आगे देखो, तो थोड़ा सा देखते हैं इसी बार जो पास हुआ है फाइनेंस एक्ट 2025, इसमें देखते हैं देयर इज़ अ नो नीड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स अप टू द इनकम लेवल ऑफ ₹12 लाख। ये गलत बात है। 12 लाख तक तो आपको रिबेट न मिलेगा। अच्छा, 4 लाख से कम कमा रहे हो, यदि 4 लाख से कम कमा रहे हो तब तुमको इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 4 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो तो यू हैव टू फाइल। हाँ, 12 लाख तक के लिए क्या है कि तुमको टैक्स रिबेट है, तुमको सरकार पैसा लौटा देगी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया उस सेंस से। दूसरा देखोगे क्या 6 इनकम टैक्स स्लैब है, 6 नहीं है 7 है, इसको ठीक कर लो, 7 है ये, तो ये भी गलत हो गया 2। तीसरा क्या है, देयर विल बी नो इक्वलाइजेशन लेवी ऑन डिजिटल ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट बाय फर्म्स लाइक गूगल, मेटा एक्सेट्रा। बात सही है, पहले इक्वलाइजेशन लेवी था, तो नहीं, पहले इक्वलाइजेशन लेवी लगता था तुम्हारा ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट को लेके, तो इसी बार अगस्त 2024 में, ठीक है, इसको हटा दिया गया। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि चूंकि जानते हो कि जितने भी डिजिटल प्रेजेंस गूगल का, मेटा का, इसका हेडक्वार्टर वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स में ही है, ये सब डिजिटल प्रेजेंट है। तो हमारा जो इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स एक्ट है, इसके ऊपर नहीं लग सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कि जिसका फिजिकल प्रेजेंस होगा उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। तो सरकार ने क्या की कि चूंकि ये लोग टैक्स बचा लेता है पैसा, तो सरकार ने कॉन्सेप्ट लाया इक्वलाइजेशन लेवी का, ताकि इन लोग के ऊपर लगाया जाए। 2022 में 2016 में ई कॉमर्स साइट्स के ऊपर 5 से 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया, जो कि सरकार बाद में जाके 2022 में वो भी हटा दी। अच्छा हाँ, बाद में जाके रिसेंटली हटाई है, 2022 में 2024 में हटा दी, अगस्त 2024 में वो इक्वलाइजेशन लेवी हटा दी। सिमिलरली डिजिटल ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी 2% लगभग इक्वलाइजेशन लेवी लगता था, जो कि सरकार ने इस बार हटा दी। अब कहोगे कि सर इस बार क्यों हटा दी? क्योंकि इसके पीछे रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। जब मोदी जी गए थे वहाँ पे तो बहुत सारा चीज़ हुआ था, और उसके वजह से लोग तो कहते हैं कि पीयर प्रेशर में आके इसको हटाया गया है। इसी बार फाइनेंस एक्ट पास करके ये हटाया गया, ये वाला चीज़, और वो तो अगस्त 2024 में ही हट गया था। इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ई कॉमर्स साइट 5% और 6% का, और ये 2% लगाने का बात है, तो ये भी हटाना पड़ा, दोनों ही हट गया इंडिया से। ठीक है, समझ गए ना? तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हटा दिया गया। एंड देयर इज नो चेंज इन द रेट्स फॉर कॉर्पोरेशन टैक्सेशन। सही बात है, कॉर्पोरेशन टैक्सेशन जो लगता था वो अभी भी उतना ही है, उसमें कोई कम नहीं हुआ, वही जो 21-22% था, प्लस सरचार्ज सेस और सरचार्ज जोड़ सबके उतना ही है। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 और 4 सही हुआ, तो क्या होगा? बी, 2 ओनली। यहाँ पे देखोगे, हाँ, ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो इसको समझते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2025 रिड्यूस द रिस्क वेट ऑन बैंक लोन्स टू नॉन बैंकिंग फाइनेंस टू 100% फ्रॉम 125। ये बहुत अच्छी बात है। देखो इसको समझो, पहले कितना था कि प्रोविजनिंग करना पड़ता था आपको। प्रोविजनिंग का मतलब क्या है कि बैंक जब लोन दे रही है, नॉर्मल अभी बैंक का एग्जांपल ले रहा हूँ, यदि बैंक लोन दे रही है तो उस रिस्क को देखते हुए प्रोविजनिंग करना था। तो पहले कितना 125% था, उसको घटा के 100% किया गया है, समझे? तो ये रिस्क, और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा ना, इससे फ़ायदा ये होगा कि 125% से घट के यदि 100% हुआ है तो अब पैसा बच जाएगा, ज़्यादा प्रोविजनिंग नहीं करना पड़ेगा, अब पैसा बच जाएगा। तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा और लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि आप पैसा उसके पास ज़्यादा है। बात समझ गए? और जो मैंने बैंक का एग्जांपल दिया वो ऐसे एग्जांपल दिया, यहाँ पे NBFC एक्चुअली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो पहला स्टेटमेंट सही बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 1 अप्रैल 2025 से जो रिस्क वेट है बैंक लोन्स टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज विल बी रिड्यूस फ्रॉम 125% टू 100%। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा देखो, दूसरा क्या पूछा जा रहा है कि रिडक्शन, जब रिस्क वेट को आप घटा दिए तो मे रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द क्रेडिट ऑफ टेक। नो, इंक्रीज होगा क्रेडिट ऑफ टेक, बैंकिंग सिस्टम से बढ़ जाएगा। समझ गए? तो इकोनॉमिक्स में बेसिक्स ही समझना है, बेसिक समझ जाओगे सब हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? सी फॉर कैट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आगे देखोगे, बिल्कुल हाँ सेम है।
यहाँ पे देखोगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, है ना, MFIN, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये देखो क्या है, ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी खुद को रेगुलेट करता है ये, ठीक है। और रिकॉग्नाइज सेबी ने नहीं किया, रिकॉग्नाइज क्या है तुम्हारा RBI ने किया है, तो इसलिए गलत हो गया ये। कहो क्या चीज़ के लिए, एक्चुअली ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए है। क्या ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये खुद ऑर्गेनाइज, थर्ड पार्टी नहीं कर रहा है, खुद ऑर्गेनाइज कर रहा है, खुद ही एसेस कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और जो भी गाइडलाइंस दे ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क जो है, जो भी गाइडलाइंस देता है ये बाइंडिंग है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के ऊपर, समझ गए। तो पहला गलत हो गया, सेकंड करेक्ट है, बिफोर बॉल हो जाएगा 2 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द पर कैपिटा इनकम ऑफ ऑल द 5 सदर्न स्टेट्स आर हायर देन दैट ऑफ नेशनल एवरेज। ये बात सही है, जितने भी 6 राज्य तुमको सदर्न राज्य दिख रहे हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये जितने भी राज्य, 6 राज्य एंड महाराष्ट्र ऑल्सो, ये जितने भी 6 राज्य हैं नीचे वाले, वो उसका जो सॉरी महाराष्ट्र हटा दो, 5 स्टेट का बात करते हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। ये जो 5 राज्य है, इसका जो पर कैपिटा इनकम है नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। बात समझे, क्योंकि यहाँ पे सर्विस है, बहुत सर्विस है, और उसमें से जो टॉप रैंक आता है वो तेलंगाना है, और उसमें से जो सबसे लोएस्ट रैंक आता है वो तुम्हारा आंध्र प्रदेश है। बात समझ गए, हाँ। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हुआ उस सेंस से देखोगे तो। दूसरा देखो, फॉर ऑल द साउदर्न स्टेट्स द सर्विस शेयर्स एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल GSDP इज ग्रेटर देन 60% इंडिविजुअली। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सब राज्य का नहीं है, 5 राज्य का नहीं है। 5 राज्य में 2 राज्य है जिसका सर्विस है 66% है, बहुत सारा ऐसे राज्य है जिसका 60% से अबव नहीं है। जैसे आंध्र प्रदेश का देखोगे तो उसका एग्रीकल्चर अच्छा खासा है, तो ये इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। यानी कि 5 राज्य में 2 ही राज्य ऐसा है जिसका 60% से अबव सर्विस का कंट्रीब्यूशन है उसके अपने GSDP में। थर्ड स्टेटमेंट देखोगे, ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर्स, ये 5 साल में देखोगे तो जो पर कैपिटा इनकम जो बिहार का है वो बच्चे लोग 50 से 60% नहीं, 30 से 35% हो गया है, एब्बेसमली लो। यानी कि जो नेशनल एवरेज है, बच्चे लोग जान के हैरानी होगा तुम लोग को कि बिहार में पर कैपिटा इनकम नेशन कंपेयर में केवल 30 से 35% है। यानी कि बिहार का जो पर कैपिटा इनकम और नीचे चला गया, ये 3 साल में भी और नीचे चला गया है। तो 50 to 60 नहीं है, 30 से 35%। ये स्थिति बहुत खराब है बिहार का। पटना में सर, हाँ, वो भी नेशनल एवरेज से कम है, कम पटना होगा, का भी नेशनल एवरेज से बहुत कम। ये राज्य में, बिहार राज्य बहुत पीछे चला गया है पर कैपिटा इनकम में, वेरी बैड। ये देखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, A ओनली, मतलब 1 ओनली। आगे देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर 1, इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स द कॉस्ट ऑफ बैटरी अलोन इज रफली 40% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बताओ, ई व्हीकल्स में जो बैटरी का कॉस्ट है वो लगभग 40-45% पूरा व्हीकल के दाम के बराबर है। यदि व्हीकल का दाम 100 रुपया है तो केवल बैटरी का दाम 40 रुपया है। ये स्थिति है, यानी करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना डोमिनेट्स द ग्लोबल प्रोडक्शन। सही बात है, चाइना सबसे आगे है, ठीक है। यदि दुनिया में कहोगे तो 60 से लेकर 70% जो प्रोडक्शन है तुम्हारा इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का, वो चाइना ही करता है। कारण क्या है कि उसके पास खुद रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स प्रेजेंट है। यदि प्रेजेंट नहीं है तो दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करके वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, समझ गए। तीसरा देखो, लिथियम आयरन फॉस्फेट, यही लिथियम आयन बैटरी है एक्चुअली, उसका पूरा नाम क्या होता है, लिथियम आयरन फॉस्फेट कहा जाता है। ऐसे नॉर्मली हम लोग बोलने क्या बोलते हैं, लिथियम आयन बैटरी कहते हैं, बट जो टोटल बैटरी का जो पूरा नाम है ये है लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी हैज इमर्ज एज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर्स। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि पहले वाला जो था उसमें प्रॉब्लम हो रहा था ओवर हीटिंग सबका, मैं इसमें वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखोगे तो तीनों ही आंसर सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो क्या हो जाएगा, D।
आगे देखते हैं। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो समझो बात को। अराउंड 50% ऑफ द एनुअल ग्लोबल कोयल प्रोडक्शन इज अकाउंटेड फॉर बाय चाइना। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, जान के हैरानी होगा तुम लोग को। दुनिया में जितना कोल प्रोडक्शन होता है ना, उसमें से 50% तक, 50% या 55% तक चाइना में होता है। बताओ, तो इसका मतलब चाइना नंबर 1 है, नंबर 2 में इंडिया है। इंडिया में 11% है, बहुत पीछे हम लोग, डिस्टेंट सेकेंड है। स्टील का भी यही हाँ, तो चाइना, बताओ चाइना को तो काम करना चाहिए ग्रीन उसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। बताओ 50% एनुअल ग्लोबल कोल प्रोडक्शन है चाइना में, 50% वर्ल्ड का, मैसिव है ये। दूसरा को इंडिया सेकेंड है, मगर डिस्टेंट सेकेंड है। जैसे इंडिया में देखोगे बच्चे लोग तो 100 मिलियन टन्स, 100 मिलियन टन्स हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और लगभग 200 मिलियन टन्स बाहर से लाते हैं, और 40 से लेकर 50 जो मिलियन टन्स वो हम लाते हैं तुम्हारा कुकिंग कोल के रूप में। कहाँ से लाते हैं? वो हम ऑस्ट्रेलिया से लाते हैं, समझ गए ना? हाँ, ऑस्ट्रेलिया से। कुकिंग कोल कहाँ से लाते हैं हम लोग? इंडोनेशिया से लाते हैं। हाँ, 40 to 50 जो मिलियन टन्स है कुकिंग कोल, समझे ना, वो ऑस्ट्रेलिया से लाते हैं। लगभग 200 मिलियन टन्स जो कि नॉन कुकिंग यानी कि थर्मल कोल है, वो हम लोग इंडोनेशिया से लाते हैं। समझ गए? तो ये चीज़ यहाँ पे आइडिया काम आएगा। ये देखो, तो देखो इंडिया इज़ द सेकेंड, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। मेजोरिटी ऑफ द इंडियन कुकिंग कोल इम्पोर्ट्स देख रहे हो आर फ्रॉम यूएसए। गलत स्टेटमेंट हो गया ना, तो ऑस्ट्रेलिया से आता है वो। एंड इंडिया, बिल्कुल इंडिया ने अलाउ कर दिया 100% FDI कोल सेक्टर में आ सकता है, 100% अलाउ है। तो क्या हुआ, ठीक गलत हो गया ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिफर कैट 3 ओनली, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। हाँ, यहाँ पे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In India, the public expenditure on health as a percentage of GDP is higher than that of public expenditure on education। ये गलत स्टेटमेंट हो गया। कैसे गलत हो गया? पब्लिक एक्सपेंडिचर का सरकार का, स्टेट एंड सेंटर पुट टुगेदर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हेल्थ के ऊपर है बच्चे लोग, हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.5 के आसपास होगा, 1.2 से लेकर 1.5 के आसपास, यानी कि 2 से नीचे है, समझे? तो कम है। जबकि यही बोला गया था ना, सरकार ने कहा था, याद करो, नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया था 2016-17 में, तो उसमें ये बोला गया था कि बढ़ा के 2.5% GDP का करना है। अभी देखोगे तो हेल्थ के ऊपर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो केवल कितना परसेंटेज है? 1.5% के आसपास है। जबकि पब्लिक एजुकेशन के ऊपर देखोगे लगभग 3% के आसपास है, 3 से लेकर 3.5% के आसपास है। तो ठीक कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट हो गया, समझे ना? कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट हो गया, तो गलत हो जाएगा ये। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन इज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट है और हेल्थ क्या है? तुम्हारा स्टेट का लिस्ट है। तो ऐसा आप दोनों को एक तरफ नहीं देख सकते हो, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समझ गए ना? तो क्या है तुम्हारा, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, डी फॉर डॉग नॉन हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, इंडिया हैज़ नो डिजिटल कंपटीशन लॉ। सही बात है, इंडिया में कोई भी डिजिटल कंपटीशन लॉ नहीं है। पहला जो ब्लॉक बना जिसने डिजिटल कंपटीशन लॉ लाया तो यूरोपियन यूनियन है, जो अभी रिसेंट टाइम में लाया है, समझे? तो ये सही बात है कि हमारे पास कोई डिजिटल कंपटीशन लॉ नहीं है। अच्छा, हम लाने जा रहे थे इसको, ये ड्राफ्ट में था, ड्राफ्टिंग किए थे, मैं उसको हमने ड्रॉप कर दिया, तो कह सकते हो कि प्रेशर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। नंबर 2 देखो, एट प्रेजेंट द मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी ऑफ डिजिटल मार्केट प्लेस आर लुक्ड आफ्टर बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। करेक्ट बात है, यदि कोई भी मोनोपोली करता है डिजिटल मार्केट प्लेस में, तो अभी देखने वाला जो संस्था है वो CCI ही है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ही है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, हम जानते हैं, मगर इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस टू प्रिवेंट एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर ऑफ डिजिटल मार्केट प्लेस ऑफ डिजिटल कंपनी द CCI रिसोर्ट टू एक्स एंटी मेजर। नो, यही तो गड़बड़ है, हम पोस्ट एंटी मेथड्स को यूज़ करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये डिजिटल जो जितने भी डिजिटल कंपनीज हैं, ये जब काम बिगाड़ देते हैं, जब मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी दिखा, तो उसके बाद हम लोग उसको सोल्यूशन देते हैं, उसके बाद चीज़ों को ठीक करते हैं। कायदे से क्या होना चाहिए? एक्स एंटी मेजर होना चाहिए, यानी कि ये काम बिगाड़ने से पहले ही इसको हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए। मैं ऐसा इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में हमेशा जो CCI जो भी संज्ञान लेता है वो पोस्ट एंटी मेजर्स के रूप में लेता है, यानी कि पहले ही डैमेज हो चुका है, उसके बाद मेजर्स लिए जा रहे हैं।
तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल, 1 and 2 ओनली। दैट्स इट, कंप्लीटेड।